नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है, फिर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्यों बयान दिया कि हर एक महिला को भारत में कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, अन्यथा जो सोसाइटी है भारत की वो नष्ट हो जाएगी। क्या सच में भारत की पॉपुलेशन घट रही है? अगर घट रही है तो क्यों घट रही है? इस बयान से बवाल क्यों मचा हुआ है पूरे देश भर में? क्या सच में भारत की पॉपुलेशन की आवश्यकता है? अगर है तो इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, सरल भाषा में डिटेल से पूरा एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोहन भागवत का बयान का जो पूरा मामला है वो है क्या। 1 दिसंबर को नागपुर में एक कठाले कुल सम्मेलन चल रहा था। उसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे मोहन भागवत, वहां पर शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने भारतीय कुटुंब और जनसंख्या को लेकर एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि देश की जो जनसंख्या नीति है जो 1998 और 2002 में तय की गई थी, इसके मुताबिक जनसंख्या वृद्धि दर को कितना कर दिया गया था 2.1 से, यानी एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान 2.1 यानी कि कोई महिला 2 बच्चा कोई 3 बच्चा पैदा करेंगी एवरेज रूप से। इवन कह सकते हैं कि 10 में से 9 महिलाएं 2 बच्चा पैदा करेंगी और हर 10वीं जो महिला है वो एक यानी कि एक बच्चा पैदा करेंगी। तो इस हिसाब से एवरेज बताया गया है, मतलब हर 10वीं महिला 3 बच्चा पैदा करेंगी तो एवरेज कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। तो ये जो रखा गया है, मानक तय किया गया है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो इसमें 2 के बाद जो 0.1 है, 0.1 है, ये तो कोई पैदा कर नहीं सकती एक महिला, तो हर महिला को करना क्या चाहिए, 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। इसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। तो जो फर्टिलिटी रेट होता है यानी जो प्रजनन दर होता है वो होता क्या है, उसको कहते क्या है। किसी भी देश या समाज या समूह में एक महिला अपने जीवन काल के दौरान अगर वो औसत रूप से 3 बच्चा पैदा करती है या 2.1 बच्चा पैदा करती है या फिर 4 बच्चा या 2 बच्चा पैदा करती है, तो इसी को ही कहा जाता है कि प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट्स। इसी को फर्टिलिटी रेट्स कहा जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या चक्रवृद्धि दर से बढ़ती है, यानी आगे चलकर बच्चों के भी जब बच्चे होते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक अगर किसी देश, समाज या समूह की प्रजनन दर 2.1 है यानी कि 2.1 है, तो आने वाले समय में उसकी जो मौजूदा आबादी है नई आबादी को रिप्लेस कर देगी। तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भागवत जनसंख्या पर पहले भी कोई बयान दे चुके हैं? तो नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा था, ऐसा बयान दिए थे अक्टूबर 2022 को। अक्टूबर 2022 को उन्होंने क्या बयान दिया था, तो उन्होंने अक्टूबर 2022 को कहा था, क्या कहा था कि विजयदशमी के मौके पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन में हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि देश में जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसकी जरूरत है, जो सभी पर बराबरी से लागू होना चाहिए। पहले तो वो जनसंख्या नियंत्रण नीति पे बात कर रहे थे ताकि किसी को भी रियायत न मिल सके। कुछ साल पहले फर्टिलिटी रेट 2.1 था। दुनिया की आशंकाओं से उलट हमने बेहतर किया और 2 तक ले आए, यानी भारत की अभी जो प्रजनन दर हो गई है, कितना हो गई है, 2 तक आ गई, कम हो गई है। लेकिन उनका कहना क्या है, उन्होंने कहा कि 1991 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर देखने के कारण देश की जो जनसंख्या है, जहां भारत में दूसरे पंथों के अनुयायी 88% से घटकर कितना हो गए हैं, 83.88% तक पहुंच गए हैं। वहीं उन्होंने एक तरफ से मुस्लिम पॉपुलेशन के ओर इंडिकेट किया। उन्होंने कहा जो मुस्लिम आबादी है वो 9.8% से बढ़कर कितना हो गई है, सीधे 14.24% हो गई है। तो इसी असंतुलन को उन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि एक ऐसी जनसंख्या पॉलिसी होनी चाहिए जो सब पर बराबर लागू हो, सबकी जनसंख्या एक समान होनी चाहिए। तो ऐसे में जब देख रहे थे कि एक समाज की, यानी खासकर ये हिंदू पर फोकस कर रहे हैं, उनकी जो आबादी घट रही है, घटने की वजह से ये टेंशन में आ गए हैं। इसी को लेकर कह रहे हैं कि जो जनसंख्या है, ये समाज जो हमारा है नष्ट हो जाएगा। इस वक्त भारत की जो प्रजनन दर है क्या है, पिछले 70 साल में कितनी बदली है, इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो डाटा है उसके मुताबिक भारत की जो मौजूदा प्रजनन दर है 2 के आसपास है। अभी जो भारत की जो मौजूदा प्रजनन दर है 2 के आसपास है। तो एक डाटा के अनुसार चेक करते हैं कि भारत की जो प्रजनन दर है कब कितना रही है। अगर 1950 की बात किया जाए तो भारत में जो एक महिला एवरेज बच्चा पैदा करती थी 5.7 से, यानी लगभग 6 बच्चे पैदा करती थी। फिर 1960 के दशक में 5.9 हो गया, बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद 1970 के दशक में थोड़ा कमी आई। फिर 1980 के दशक में लगातार कमी देखने को मिली,
4, 3.4, 2.6, 2.1। अब 2023 के डाटा के अनुसार अभी भारत की जो एवरेज एक महिला अपने प्रजनन मतलब कि अपने औसत बच्चे देने के दौरान, प्रजनन काल के दौरान 2 बच्चे पैदा कर रही है। तो इसलिए भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है वो कितना हो गई है, 2 हो गई है। तो यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2062 में भारत की जो आबादी है वो कितना हो जाएगी, लगभग 170 करोड़ पहुंच जाएगी। 170 करोड़ पहुंच जाएगी, ये पीक पर होगी। 1962 में जनवरी जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट होना शुरू हो जाएगा और 1963 आते आते, ध्यान रखिएगा, 2063 आते आते देश की जो आबादी है उसमें 1.15 लाख की कमी होगी। और 2064 में ये कमी और भी बढ़ती चली जाएगी। 2064 आते आते ये कमी कितनी हो जाएगी, 4.37 लाख तक पहुंच जाएगी। अब 65 में कितनी आबादी हो जाएगी, 65 में आबादी हो जाएगी 7.93 लाख, यानी इतना कमी आ जाएगी। 2065 आते आते लगभग 8 लाख आबादी कम हो जाएगी। वहीं 2054 तक भारत की जो 20 से 64 साल की आबादी है, 20 से 64 साल की आबादी को एक वर्किंग पॉपुलेशन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि 20 से 64 साल की जो आबादी होती है वो कार्य करने वाली होती है, वो डिपेंडेंट आबादी नहीं होती है। 20 से नीचे, 18 से नीचे वाली जो आबादी होती है वो भी डिपेंड होती है। 64 के बाद की जो आबादी होती है, बूढ़ी हो जाती है, वो भी डिपेंड हो जाती है। यानी 18 से 64 के बीच की जो पॉपुलेशन है ये वर्किंग पॉपुलेशन का दर्जा इन्हें दिया गया है, ये काम करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि जो वर्किंग एज है ये भी बढ़ता चला जाएगा। 2080 आते आते 65 साल से अधिक उम्र की जो संख्या है वो 18 साल से कम उम्र के लोगों से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जो 18 साल से कम उम्र की ज्यादा संख्या है वो 2080 आते आते 65 साल से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। यानी 18 साल वालों की जनसंख्या कम हो जाएगी और 65 साल वालों की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो भारत की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे एक बूढ़ी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो प्रश्न एक और खड़ा होता है, क्या मौजूदा प्रजनन दर से नीचे आना चिंता की बात है? अगर है तो हर कपल को 3 बच्चे पैदा करना होगा कि नहीं होगा? पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मनु गौर, उन्होंने कहा कि अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जैन पारसी समुदाय के साथ हुआ था। अगर लंबे समय तक प्रजनन क्षमता में गिरावट जारी रहती है तो कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का जो हिस्सा है लगातार घटता चला जाएगा। जो बूढ़े पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, साथ ही जो डिपेंडेंसी रेशियो है, यानी जो 65 साल के ऊपर के जो आदमी हैं वो तो बूढ़े हो जाएंगे तो वो तो डिपेंड हो जाएंगे, और जो 18 के नीचे हैं वो भी डिपेंड हो जाएंगे। तो जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये बढ़ेगी। अगर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर जो वर्कलोड है ये बढ़ता चला जाएगा। अगर सरल शब्द में कहे तो एक पीढ़ी को अपने बराबर की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रजनन दर 2.1 होना जरूरी है। यानी इसके लिए हर 10 महिलाओं को 21 बच्चे पैदा करना होगा। 10 महिलाओं को मिलकर कितना बच्चा पैदा करना होगा, 21 बच्चा पैदा करना होगा, तब जाके 2.1 की जो फर्टिलिटी रेट है ये मेंटेन होगी, ताकि जो आबादी है कुछ बूढ़ी होती चले जाए, कुछ युवा आते चले जाए। अगर इससे नीचे आती है आबादी तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी पॉपुलेशन को लेकर। फिर उसके बाद पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक कार्यकारी निदेशक हैं जिनका नाम है पूनम मुत्तेजेरजा। उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर ट्रेड से देश में बूढ़ी होती आबादी, लेबर फोर्स में कमी और लड़का या लड़की की इच्छा के कारण सामाजिक असंतुलन जैसी दिक्कतें आ भी सकती है। हालांकि भारत को इन दिक्कतों का सामना करने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन हमें आज की कारगर कोशिश अपनानी होगी। पॉपुलेशन एक्सपर्ट कहते हैं अगर सभी 3 बच्चे पैदा करने लगेंगे तो हर जगह हर चीज के लिए कतारें लगना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर जगह हर चीजों के लिए कतारें लगना शुरू हो जाएगी। जब कतारें लगना शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि हर जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि विश्व की भारत के पास जो जमीन है ना वो 2.4% जमीन भारत के पास है। विश्व की जितनी भी जमीन है वो 2.4%, लगभग 2.5% जमीन भारत के हिस्से में है। अगर वही बात किया जाए विश्व की करीब आबादी की बात किया जाए तो 18% दुनिया की जो आबादी है वो इंडिया में रहती है। इंडिया में आबादी 18% रहती है। अगर जल संसाधन की बात किया जाए तो विश्व का केवल 4% जल संसाधन कहाँ पर है, भारत के पास है। यानी संसाधन तो उतने ही लिमिटेड है, लेकिन जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जो डिमांड सप्लाई का जो चैन है वो घटना बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि एकदम से घटना बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और संसाधनों का दोहन अधिक होगा। जब दोहन अधिक होगा तो प्रदूषण जो है वो अधिक बढ़ेगा। यानी पॉपुलेशन बढ़ी, 3 बच्चे पैदा किए तो इतना ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। इससे लोगों का जो लाइफ स्टाइल से यानी जीने की जो क्वालिटी है इसमें कमी आएगी। 2050 तक भारत की जो प्रजनन दर है वो कितना आ जाएगी,
9% तक पहुंच सकती है, यानी 10 महिलाएं महज 13 बच्चे, 10 महिलाएं मिलकर के मात्र 13 बच्चों को जन्म देगी। एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक 204 में से 155 देशों की जो प्रजनन दर है 2.1 से कम हो गई है। 2100 तक ये आंकड़ा बढ़कर 198 देशों तक पहुंच जाएगा। फिर आते हैं कि दुनिया का हर छठवां व्यक्ति इंसान भारतीय है। दुनिया में अगर 819 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इनमें से करीब 145 करोड़ की आबादी भारत के पास है। इतनी बड़ी आबादी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। भारत के लोगों की जो औसत हाइट है करीब कितनी है, 5.5 फीट तक है। भारत की आबादी की कुल हाइट अगर देखा जाए तो अगर कुल हाइट को एवरेज जोड़ा जाए, एक के ऊपर एक को खड़ा करके जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 797 यानी 997 करोड़ फीट, यानी करीब अगर लाख में काउंट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 24 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा। अगर एक के ऊपर एक करके देखा जाए तो 24 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं धरती से चांद की दूरी की बात करते हैं तो धरती से चांद की जो दूरी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3.84 लाख किलोमीटर है। यानी भारत की एक के ऊपर एक आबादी खड़ी हो गई तो कितनी हो जाएगी, 24 लाख किलोमीटर हो जाएगी। यानी इससे लगभग 6 गुना अधिक, अगर 6 गुना किया जाए तब भी हम धरती से चांद पर आ जा सकते हैं 6 बार। इतनी ज्यादा लंबाई भारत की आबादी के कारण हो जाएगी। भारत में 2.4 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। यानी दुनिया के लगभग 175 देश हैं, दुनिया के 175 देशों की जो आबादी है उससे ज्यादा भारत के लोग रोजाना मतलब डेली ट्रेन में सफर करते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लोग भारत के ट्रेन में सफर करते हैं। दुनिया के अगर 175 देशों को काउंट किया जाए तो उनकी इतनी पॉपुलेशन है, उतनी इनकी आबादी है। भारत में 25% लोग शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी करीब 37 करोड़ लोग दुनिया के तीसरे सबसे आबादी वाले देश अमेरिका की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। कहां पर, भारत के पास। इतनी बड़ी जनसंख्या के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके लिए समझते हैं। एक इंग्लिश विद्वान है जिनका नाम है थॉमस माल्थस। उन्होंने कहा आबादी जितनी तेजी से बढ़ेगी उसके मुकाबले संसाधनों का जो उत्पादन है उसकी आपूर्ति है बहुत धीमी गति से होगी। संसाधनों का जो उत्पादन है बहुत स्लो गति से होना शुरू कर देगा। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के चलते रहने, खाने पीने, यातायात जैसी जो जरूरतें चीजें हैं इससे पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा। वहीं प्रदूषण भी बढ़ेगा, बेरोजगारी जैसी समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा। वैसे में 1950 में भारत के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, भारत के लगभग बताया जाता था कि 1950 के दशक में एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, 120 लोग रहते थे। अभी का क्या हाल हो गया है, अभी एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग 488 लोग हैं। अभी 400, इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ गया है। यानी 4 गुना जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ गया है। करीब 68.5 हजार किलोमीटर लंबे रेलवे रूट के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है। फिर भी इसके बावजूद रिजर्वेशन में महीनों का समय लगता है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन का साइड इफेक्ट है, कितना लगता है, महीनों का वेटिंग का सामना करना पड़ता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय में अगर काउंट किया जाए तो भारत का नंबर कितना आता है, 142वां नंबर आता है। अगर प्रति व्यक्ति आय के ऊपर काउंट किया जाए तो 142 नंबर पर आता है। भारत सरकार की ओर से हर साल करीब 2.05 लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की जो फूड सब्सिडी है वो दी जाती है। इसके बावजूद भी भारत में लगभग 121 देशों का जो हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी आती है, 105। मात्र 121 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, 105। नीचे से कहा जाए तो भारत की रैंकिंग धीरे धीरे शुरू होती है। दुनिया की 25% दूध पैदा करता है भारत। दुनिया की जितना भी 25% जो मिल्क है यानी दूध है वो अकेले भारत पैदा करता है। लेकिन भारत मिल्क का जो एक्सपोर्ट है, बेचने की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, 55वां। यानी भारत 55 नंबर पे आता है दूध को बेचने में। यानी एक्सपोर्ट भारत कम करता है, खुद ही कंज्यूम कर जाता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जबकि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत के द्वारा ही किया जाता है। बढ़ती आबादी के कारण ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल होने से दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में भारत किस नंबर पे आता है, भारत की रैंकिंग आती है तीसरे नंबर पर। किसमें, पॉल्यूशन के नंबर पर। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में तो पहले नंबर पे है, यानी प्रदूषण पर भी भारत किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है। वहीं टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की अगर लिस्ट निकाला जाए, दुनिया की 50 सबसे प्रदूषित शहरों का अगर लिस्ट निकाला जाए
तो इस लिस्ट में भारत के 42 शहर आते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के 42, 8 शहर ही दूसरे देशों की है, लेकिन 42 शहर सिर्फ भारत के हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं, सबसे ज्यादा पलूषित हैं। भारत के हर इलाके में नौकरी के बराबर अवसर नहीं है, इसलिए करीब 45 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के माइग्रेशन के शिकार हैं। आबादी बढ़ने के साथ नौकरी का संकट है, तो ये सब सारी चीजें बढ़ेगा, यानी कि जो 3 की जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा भारत के लिए घातक साबित होगी। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के कुछ फायदे भी हैं? अगर मूलभूत सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र के हर 5 लोगों में से एक भारतीय है। भारत में 47% लोग की जो उम्र है 25 साल से कम है, यानी भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा युवा आबादी है। अगर इस युवा आबादी को स्किल दिया जाए, अगर स्किल दिया जाए इस युवा आबादी को, तो ये बड़े लेवल पर भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है, जो ज्योग्राफी लाभांश है, उसको भारत कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर स्किल नहीं देंगे तो ये समस्या भी बढ़ सकते हैं, यानी ये समस्या बढ़ सकती है। भारत में महिलाओं को नौकरी की जरूरत होगी, क्योंकि अब वो बच्चों को जन्म देने के लिए जो पालन पोषण का जो समय है वो धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा कम करें तो उन्हें भी नौकरी चाहिए, तो उन्हें नौकरी चाहिए तो और भी कंपटीशन बढ़ेगा। अभी भारत में मात्र 10% महिलाएं हैं जो नौकरी करती हैं, 90% महिलाएं अभी घर के काम में ही लगी हैं। तो फिर भारत के लिए ज्यादा बच्चे पैदा होना फायदेमंद नहीं है, यानी कि 3 बच्चे भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, कतई घातक पैदा होगा। जो 2.1 का रेशियो बनाया गया है यहाँ तक तो ठीक है, अगर एक महिला एवरेज 3 बच्चा पैदा करेंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने में फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, जिसके मैंने साइड इफेक्ट गिनाया है। थैंक यू।